हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आगे के सारे। गुड इवनिंग कन्हैया लाल। गुड इवनिंग दिलखुश। गुड इवनिंग अनमोल। जैसा कि आपसे कहा था कि टेस्ट मैंने आज का टेस्ट के लिए बोला था, तो टेस्ट स्टार्ट हो गया है 6 बजे से। तो आप लोग पहले तो जिन्होंने क्लास नहीं ली है रसशाला की तीनों क्लास, वो तीनों क्लास एक बार ले लें, उसके बाद में टेस्ट देना। जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो एक बार क्लास ले लें, तीनों क्लास, उसके बाद में टेस्ट देना। आपको टेस्ट देने में मजा आएगा। बगैर पढ़े आप टेस्ट दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। और कल सुबह मैं उसकी पीडीएफ डाल दूंगा जिसमें आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना। आप काफी सोच समझ के मैंने सभी क्वेश्चंस मैंने खुद ने बनाए हैं। मैं कोई भी पेपर लेता हूं, मैंने पहले भी टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी है, तो सभी टेस्टों के अंदर मैं खुद ही पेपर बनाता हूँ, खुद ही क्वेश्चन बनाता हूँ। मैं कहीं से उठाता नहीं हूँ क्वेश्चनों को। ठीक है ना? तो इसलिए क्या है, मैं जो पेपर बनाने के वाले का जो माइंड सेट है उस हिसाब से पेपर बनाता हूँ, ताकि क्या है कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि ये क्वेश्चन कहीं से उठाया है। या आपने देखा होगा गाइडों में कई तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते होंगे। तो अपने पास, मेरे पास तो कोई गाइड ही नहीं है। पहली बात होता है, मेरे पास तो आपकी किताबें हैं, किताबों से मैं पढ़ाता हूँ और किताबों से ही क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है? मेरे पास में कोई गाइड नहीं है, किसी भी तरह की कोई गाइड नहीं है मेरे पास में कि पहले के पुरानी एग्जामों में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। उस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। पहले जो क्वेश्चन आए थे, कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया होगा तो उसमें से आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, वो एक अलग बात है। ठीक है ना? तो पहले कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया था, जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन रिपीट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा नए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? हालांकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करते रहें, लेकिन थ्योरी साथ में पढ़ते रहे। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी गुड इवनिंग राकेश। अभी आपका एग्जाम का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और आप लोगों ने फॉर्म सबने भर दिया होगा। अच्छा, आप लोगों में से कन्हैया लाल, आपने टेस्ट दिया है कि अभी 6 बजे जो टेस्ट स्टार्ट किया है मैंने? कन्हैया लाल, कन्हैया लाल, आपने टेस्ट दिया है क्या? अभी जो शाम को टेस्ट लिया है जो? चलो, कन्हैया लाल शायद कोई फोन वगैरह आ गया होगा। चलो, आप लोगों में से किस किस ने टेस्ट दिया है? राकेश टेस्ट दिया है कि तुमने? दिलसुख, अनमोल, दिशा। दिशा ने तो शायद दिया है टेस्ट। अच्छा, उसमें आपको स्कोर शो होता है क्या कि कितने नंबर आ रहे हैं आपके? आपको स्कोर शो हो जाता है क्या उसमें कि भाई आपके कितने नंबर आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर तो रिजल्ट डालने की जरूरत नहीं है फिर तो, अगर सबको आप क्योंकि वो तो प्रैक्टिस के लिए है टेस्ट। चलो अच्छी बात है, सारे लोग टेस्ट दिया करो। और हर 3 दिन में अपन टेस्ट लेंगे, जो भी अपन पढ़ा दिया करेंगे उसका टेस्ट अपन लिया करेंगे। ठीक है? ताकि क्या है कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। हाँ, नेगेटिव मार्किंग कर रखी है ना मैंने उसमें। आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ही टेस्ट लगता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा ध्यान से किया करो आंसरों को। चलो, कल पारद के बारे में। अच्छा, 5 गलत हो गए। तो जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, उस क्वेश्चन को मत किया करो।
क्योंकि क्या होता है कि अपन जहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वहां पर अपन गलत आंसर का सिलेक्शन कर लेते हैं कई बार। 99% ऐसा चांस होता है कि जहां पर अपन कंफ्यूज होते हैं वहां पर अपन गलत आंसर का चयन कर लेते हैं। इसलिए केवल उन्हीं क्वेश्चनों को करो जो आपको कंफर्म आते हो। ठीक है ना दिशा? नहीं, गलत आंसर का तो नंबर कैसे मिलेगा उसका? तो फिर एक जो सही में से भी नंबर कट जाएगा। गलत आंसर अगर आप दोगे तो सही में से भी एक नंबर कट जाएगा आपका। जैसे आपने दो क्वेश्चन किए, तो दो क्वेश्चनों में से एक सही कर दिया और एक गलत कर दिया। तो एक, जैसे एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, दो क्वेश्चन आपने किए, एक गलत और एक सही किया, तो जो गलत किया है उसका तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो आपने सही किया है उसके आपको नंबर मिलने थे, लेकिन आपके गलत करने की वजह से वो उसके आपको एक नंबर कट जाएगा, 2 नंबर ही उसके मिलेंगे। कोई बात नहीं, अब दे लेना विजेंद्र। अब भी आप दे सकते हो टेस्ट। सुबह डाल दूंगा राकेश में। अभी 4-5 घंटे तो रहने दो उसको। कई बच्चे अभी दे रहे हैं टेस्ट, तो उनको, जो बच्चे देना चाह रहे हैं उनको दे लेने दो, फिर मैं सुबह जल्दी डाल दूंगा। सुबह 9 9 बजे मैं डाल दूंगा, उनके पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें आंसर वगैरह आपको सब मिल जाएगा। ठीक है? चलो, अच्छी बात है विजेंद्र, आपका पढ़ाई के लिए अच्छा डेडिकेशन है कि आप सफर करते हुए भी आप क्लास ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और सफर में क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क आते जाते हैं, तो क्लास मत छोड़ना, क्लास को लगातार चलते रहने देना। और बाकी अगर दिक्कत आए बीच बीच में, क्लास अगर अटकती है, तो फिर उसको बाद में क्लास सेव हो जाएगी, उसको देख लेना आप लोग। ठीक है? तो चलो, बातें तो चलती रहेगी, तो बातों का कोई मोल नहीं है, पढ़ाई का मोल है। ठीक है? तो पढ़ाई करते हैं अपन, आगे चलते हैं, संस्कारों की बात करते हैं। ठीक है? बात करते हैं अपन संस्कारों की। किसके संस्कार? पारद के संस्कार। पारद के संस्कार, ऐसे तो पारद के 18 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं पारद के? 18 संस्कार होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि संस्कारों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? इसके गुणों में वृद्धि कर रहे हैं, इसके औषधीय गुणों में वृद्धि कर रहे हैं, इसकी इसके बल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है? इसके बल को बढ़ा रहे हैं, इसके कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन 18 में से केवल 8 ही काम के होते हैं। ठीक है? इन 18 का आपको नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत के जो 8 हैं उन्हीं के ही आपको नाम याद रखने की जरूरत है। ठीक है? तो पारद के कितने संस्कार होते हैं साहब? तो ऐसा नहीं, आंसर आपको, आंसर क्या डालना है? आंसर आपको ये करेक्ट करना है। ठीक है? आपको डिसाइड करना है ऑप्शन में क्या है। कई बार क्या होता है कि जो मुख्य मुख्य संस्कार है ना, तो इस वजह से क्या है कि 8 ऑप्शन में आ जाता है, क्या 18 नहीं आता, 8 आ जाता है ऑप्शन में। ठीक है? तो वो गलत नहीं माना जाएगा, फिर आपको 8 ही सेलेक्ट करना है। ठीक है? और अगर ऑप्शन में 18 आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो आपको 18 ही सेलेक्ट करना है। ठीक है? वो 8 जो डाला गया है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। ठीक है? चलो, तो शुरू करते हैं। आचार्य बागभट्ट के अनुसार पारद के कितने संस्कार होते हैं? 18 संस्कार होते हैं। इसमें क्या होता है? पारद के गुणों में वृद्धि की जाती है। लिखा है तो पारद के जो 18 संस्कार, उनके नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। शुरू के जो 8 है उनके बारे में बात करेंगे अपन। तो स्वेदन, सबसे पहले स्वेदन करेंगे, यानी भाप से उसमें उसको संस्कारित करेंगे भाप के द्वारा। ठीक है? फिर उसका मर्दन करेंगे, फिर उसका मूर्छन करेंगे। आपसे कोई भी क्रम के बारे में नहीं पूछेगा। उत्थापन करेंगे, पातन करेंगे। आपको केवल इनके मतलब याद रखने हैं। ठीक है?
बोधन या रोधन करेंगे। ये शुरू के 5, ये अलग, सॉरी, ये शुरू के जो 5 हैं ये अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे आता है आपका, कहाँ गया, हाँ, बोधन, नियामन, मैं नंबर लिख देता हूं, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और लास्ट का कौन सा है, संदीपन है ये। ठीक है, ये 8 संस्कार होते हैं, यही संस्कार क्या है, काम के हैं। ठीक है, तो लिखा है औषधि और रसायन कार्य हेतु, औषधि यानी औषधि के रूप में हम इसको क्या कर रहे हैं, पारद का उपयोग कर रहे हैं, तो उसको संस्कारित करना जरूरी होता है। तो औषधि कार्य के लिए और रसायन शक्ति प्राप्त करने के लिए ये कौन कितने संस्कार किए जाते हैं, 8 संस्कार किए जाते हैं। ऐसे होते तो 18 हैं, उनका और दूसरा काम है, लेकिन आपके सिलेबस में मात्र 8 ही दे रखे हैं। ठीक है, तो 8 ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, लिखा है संस्कार के माध्यम से, संस्कार क्या कर रहे हैं, संस्कार के माध्यम से जो पारद जो होता है उसके बल की वृद्धि होती है, उसका जो बल है, उसका कार्य करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, और उसके तेज में वृद्धि होती है। ठीक है, उसका बल और उसका तेज में वृद्धि होती है। ठीक है, जबकि आचार्य चरक के अनुसार, ये किसने कहा है कि बल और तेज में वृद्धि हो रही है, ये कहा है आचार्य भागवत ने, ये कहा है आचार्य भागवत ने। जबकि आचार्य चरक कहते हैं कि संस्कार के द्वारा विशेष गुणों की प्राप्ति होती है। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार विशेष गुणों की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, आगे लिखा है स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, शुरू के जो 5 होते हैं इनसे क्या होता है, पारद दोष मुक्त हो जाता है। वैसे तो दोष मुक्त तो अपन ने कर दिया है। फिर उसके बाद में लास्ट के जो 3 है, ठीक है, लास्ट के जो 3 बता रखे हैं, शुरू के 5 तो क्या कर रहे हैं, इसको दोष मुक्त कर रहे हैं। उसके बाद में लास्ट के जो 3 है, इससे इसके बल और तेज और बुभुक्षा, बुभुक्षा यानी इसकी भूख की जागृति होती है। यानी ये क्या करता है, संदीपन के द्वारा, ये लास्ट का जो आपको दे रखा है संदीपन, ठीक है, इसके द्वारा बुभुक्षा यानी ग्रास ग्रहण करने की क्षमता इसको मिलती है। ठीक है, चलो, तो आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, एक तो पारद के संस्कार 18 होते हैं, 8 भी होते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखने हैं कि कौन कौन से 8 संस्कार होते हैं। तीसरी बात आपको याद रखनी कि आचार्य भागवत के अनुसार बल और तेज की वृद्धि होती है, आचार्य चरक के अनुसार विशेष गुणों की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं स्वेदन संस्कार के बारे में। स्वेदन संस्कार कहता है कि साहब इससे क्या होता है कि जो दोष जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। ठीक है, यानी भाप के द्वारा यानी वाष्प के द्वारा यह स्वेदन संस्कार किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, जो दोष जो होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं यानी ढीले हो जाते हैं। ठीक है, अब ढीले हो जाएंगे तो वो निकल भी जाएंगे। ठीक है, कोई भी वस्तु जो होती है, जैसे अपन नट खोलते हैं तो नट को खोलने के लिए पहले उसे ढीला करना पड़ता है। ठीक है, तो दोष को दूर करने के लिए पहले उसे ढीला करना पड़ेगा। तो ढीला करने के लिए यानी शिथिल करने के लिए पहले स्वेदन संस्कार करेंगे। स्वेदन से क्या होगा, वो ढीला हो जाएगा, फिर अपन करेंगे मर्दन संस्कार। ठीक है, लिखा है मर्दन संस्कार से पारद के बाहरी दोष या मल दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको अपन ने शिथिल किया, फिर उसको क्या किया, उसका बाहरी दोष या मल को दूर किया। ठीक है, आगे लिखा है मूर्छन संस्कार। अब मूर्छन की वजह से क्या हो रहा है, मूर्छन की वजह से कुछ नागवंग नाम के जो सप्तकंचुक नाम के जो दोष होते हैं ना, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलो, मूर्छन संस्कार के द्वारा पारद से नागवंग और सप्तकंचुक जो होते हैं उन्हें दूर किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद में उत्थापन संस्कार, तो उत्थापन संस्कार भी नागवंग से ही संबंधित है, ठीक है। तो तीसरे और चौथे नंबर का यानी मूर्छन और उत्थापन संस्कार दोनों ही नागवंग से संबंधित है, लेकिन तीसरे वाले में सप्तकंचुक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ठीक है। चलो, इनको क्या बोलते हैं, नाग और वंग दोष को पूती दोष बोलते हैं। चलो, अब बात कर रहे हैं अपन पातन संस्कार की, यानी सबसे लास्ट वाला संस्कार। यानी इससे क्या किया हमने, ढीला कर लिया यानी शिथिल कर लिया दोषों को, ठीक है। इसके बाद में जो बाहर का जो मल है यानी बाहर का जो दोष है उसे निकाल लिया। फिर अगला अपन ने क्या किया है, अगला अपन ने किया है साहब नाग वंग और सप्त कंचुक को दूर कर लिया, यानी ऐसे दोषों को दूर कर लिया। उसके बाद में उत्थापन संस्कार के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, नाग वंग नामक जो पूती दोष होते हैं उन्हें हमने दूर कर लिया है, ठीक है। चलो, अब बात आती है लास्ट में पातन की। तो पातन में लिखा हुआ है, इस संस्कार में पारद का एक चौथाई यानी जितना हमने पारद लिया है उसका एक चौथाई क्या लेना है, शुद्ध ताम्र लेना है, ठीक है। तो पारद प्लस एक चौथाई शुद्ध ताम्र ये ले लिया है। उसके बाद में क्या किया, डमरू यंत्र, इनकी क्या बना ली, इनकी पिष्टी बना ली, ठीक है। एक इनकी पिष्टी बना ली और डमरू यंत्र में, ठीक है, डमरू यंत्र आपको पता ही होगा, ठीक है। डमरू यंत्र के द्वारा 3 बार ऊर्ध्वपातन और 7 बार अधःपातन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 3 बार ऊर्ध्वपातन कर रहे हैं तो 3 से 3 दिख रहा है ना आपको, देखो उर्दू में ऊ लिखा हुआ है तो ऊ 3 की तरह ही तो बनता है, ठीक है। और लास्ट में है अधःपातन, ठीक है। तो 7 बार अधःपातन। तो अगर आपको ऊपर वाला याद रह जाएगा तो नीचे वाला तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा, ठीक है। तो 3 बार ऊर्ध्वपातन कर रहे हैं और 7 बार अधःपातन करके डमरू यंत्र की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, पातन संस्कार कर रहे हैं, ठीक है। किसका, पारद का, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि इस पातन संस्कार से जितने भी दोष होते हैं वो सब दोष निकल जाते हैं, यानी यह पारद संस्कार से नाग और वंग, ठीक है, देखो भाई इससे भी नागवंग, इससे भी नागवंग और इससे भी नागवंग, ठीक है। तो सर्व दोष जो होते हैं वो यहां पर निकल जाते हैं, ठीक है। चलो, इतना सब कुछ अपन ने कर लिया है, तो इतना सब कुछ अपन ने कर लिया है मतलब पारद को अपन ने परेशान करके रख दिया, ठीक है। पारद बेचारा शांति से बैठा हुआ था, उसने कहा कि चलो तुम्हें भाप दे देते हैं, तुम्हारा मर्दन कर देते हैं, ठीक है, तुम्हें घोंट देते हैं, ठीक है, तुम्हें मूर्छित कर देते हैं, तुम्हें 3 बार ऊपर उठा देते हैं, 7 बार तुम्हें नीचे पटक देते हैं, ठीक है। कहाँ गया उत्थापन, हाँ ठीक है। तो ऐसे करेंगे अपन। तो उस वजह से क्या है कि पारद हो गया परेशान कि साहब मैं तो हो गया परेशान, कभी तो तुम मुझे क्या है कि मेरा स्वेदन संस्कार कर रहे हो, कभी मर्दन कर रहे हो, कभी मूर्छन कर रहे हो, कभी उत्थापन कर रहे हो, कभी पातन कर रहे हो, मैं हो गया परेशान, ठीक है। अब अब वो कहते हैं, आचार्य भागवत कहते हैं कि पारद तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे 3 संस्कार और करूंगा जिससे तुम ग्रास लेने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो लिखा है भाई, बोधन संस्कार या रोधन संस्कार लिखा है, प्रथम 5 संस्कारों से जो पारद जो हो जाता है मंद वीर्य वाला हो जाता है। मंद वीर्य का मतलब उसकी शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, और क्लांत का मतलब होता है कि वो थक जाता है, वो परेशान हो जाता है, ठीक है। उसकी अपन ज्यादा काम कर लेते हो तो अपनी शक्ति कम हो जाती है ना, अपना बल कम हो जाता है, ठीक है। तो अपन ने तो उसको 5 बार परेशान कर दिया। और ग्रास लेने की जो क्षमता जो होती है, यानी दोषों का भक्षण करने, यानी प्रकोपित हुए दोष, यानी अपने शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है, क्यों हो रहा है, दोषों के प्रकोपित होने की वजह से, दोषों का क्षय होने की वजह से, ठीक है, दोषों के कारण हो रहा है, ठीक है। तो पारद क्या करेगा, उन बड़े हुए दोषों को कम कर देगा, उनको उनका भक्षण कर लेगा। तो भक्षण करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, अब हमें पारद को औषधि के रूप में यूज लेना है, लेकिन उसकी ग्रास क्षमता कम हो गई, उसकी भक्षण करने की क्षमता यानी प्रकोपित हुए दोषों की भक्षण करने की क्षमता कम हो गई है। तो उस क्षमता को अब हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो हम नहीं, आचार्य भागवत कह रहे हैं पारद से बात करते हुए कहते हैं कि हे पारद,
तुम 5 संस्कारों से तुम्हारा वीर्य कैसा हो गया है, मंद हो गया है, और तुम परेशान हो गए हो, और तुम्हारी जो ग्रास लेने की जो क्षमता है वो क्या हो गई है, कम हो गई है या बिल्कुल खत्म हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे वीर्य को उत्कर्ष करने के लिए, यानी तुम्हारे वीर्य को बढ़ाने के लिए, और तुम्हारी शक्ति को बढ़ाने के लिए, और तुम्हारी भूख को जागृत करने के लिए क्या कर रहा हूं, बोधन संस्कार कर रहा हूं। लिखा है इस संस्कार के द्वारा पारद कैसा हो जाता है, प्राणवान हो जाता है, और षड्डता, षड्डता बोले तो आलस्य को त्याग कर वह कार्यकारी बन जाते हैं, यानी कार्य करने के योग्य बन जाता है बोधन संस्कार से। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं साहब अपन नियामन संस्कार की। तो नियामन संस्कार के द्वारा क्या होता है कि अब देखो, पहले तो बेचारे को परेशान कर लिया, पहले तो बेचारे को परेशान कर लिया, उसका वीर्य मंद हो गया, सब कुछ हो गया, उसकी शक्ति भी कम हो गई, उसकी जो ग्रास लेने की जो क्षमता है वो भी कम हो गई। अब क्या किया, बोधन संस्कार किया, तो ज्यादा ही लाड प्यार कर लिया आचार्य बागभट्ट ने। ठीक है, ज्यादा लाड प्यार कर लिया तो क्या हो गया, चंचल हो गया। ठीक है, ज्यादा लाड प्यार कर लिया तो शक्ति में वृद्धि हो गई, बल में वृद्धि हो गई। ठीक है, सब कुछ वृद्धि हो गया उसका, अब उसमें चंचलता आ गई। ठीक है, तो चंचलता को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, तो चंचलता आई, तो चंचलता को कंट्रोल करने के लिए नियामन संस्कार किया जाएगा। ठीक है, लिखा है बोधन संस्कार से पारद में चंचलता आ जाती है। इस चंचलता या चपलता का नियंत्रण नियामन संस्कार के द्वारा किया जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि पारद की चंचलता को किस संस्कार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो नियामन संस्कार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, फिर अगला करेंगे संदीपन। ठीक है, तो उन्होंने कहा, आचार्य बागवट ने कहा कि चलो तुम्हारी चंचलता खत्म हो गई है, चलो ऐसा करते हैं, तुम्हें तुम्हारी जो भूख है, जो इस नियामन संस्कार से थोड़ी सी कम हो गई थी, उसको स्थिर लेके आने का काम करते हैं, तो इस संस्कार से पारद का ग्रास ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार से हमने एक संस्कारित पारद की उत्पत्ति कर ली है। ठीक है, पारद शुरू में कैसा था और अब कैसा बन गया है। ठीक है, तो शुरू के 5 अलग है और लास्ट के 3 अलग है। ठीक है, बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। और बताओ भाई, सबके समझ में आया कि नहीं आया। देखो, संदीपन के द्वारा क्या हो रहा है, संदीपन के द्वारा ऐसा हो रहा है कि उसकी जो ग्रास लेने की जो क्षमता है, ठीक है, उसमें वो समर्थ हो जाता है। ठीक है, यानी संदीपन में क्या कर रहे हैं, उसकी भूख को बढ़ा रहे हैं। होता है ना, अपन अग्नि संदीपन रस लेते हैं, ठीक है, दीपन औषधियां लेते हैं, तो दीपन औषधियां लेने से अपनी क्या बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही संस्कार, उससे मिलता जुलता संस्कार है। ठीक है, संदीपन यानी इससे इसकी अग्नि में वृद्धि हो रही है, यानी इसकी भूख बढ़ाने की, भूख की जो शक्ति है वो बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है दिशा, चलो ये हो गया अपना समझने वाला, जो चीजें हैं वो कंप्लीट होती है यहां पर। अब हमें जो बात करनी है वो करनी है ट्रिकी बातें, यानी जो रटने वाली चीजें अब यहां से शुरू होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के रसों के बारे में पढ़ेंगे, साधारण रस, उपरस, महारस, विभिन्न प्रकार के लोह धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, रत्नों के बारे में पढ़ेंगे, उपरत्नों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उनमें से जो क्वेश्चन बनेगा, 1-2 क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो।
सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर एक क्वेश्चन तो ऐसा डालेगा, एक क्वेश्चन तो ऐसा जरूर डालेगा, वो ये आपसे जरूर पूछेगा, मतलब ये देखने की कोशिश करेगा कि भाई बच्चे को ये पता है या नहीं है कि साधारण रस कौन से होते हैं, उपरस कौन से होते हैं और महारस कौन से होते हैं। एक क्वेश्चन तो कम से कम आपको इस तरह का देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, क्या पूछेगा वो, एक रस का नाम लिख देगा। ठीक है, वो पूछेगा बताओ साहब इनमें से साधारण रस कौन सा है या इनमें से महारस कौन सा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साधारण रस में कौन कौन से रस आते हैं, उपरस में कौन कौन से आते हैं और महारस के अंदर कौन कौन से आते हैं। हाँ, आएंगे सब में आठ आठ ही। ठीक है, एक आपसे संख्या के बारे में पूछ सकता है कि बताओ साहब साधारण रस कितने होते हैं, संख्या बताओ, उपरस कितने होते हैं, संख्या बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका बनता है इन रसों में से, वो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, तो और चीजें रटने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो बात करते हैं साधारण रस के बारे में। रस, यहां पर तीन प्रकार के रस है, साधारण, उपरस, उपरस ये कि सेकंड नंबर पे, हाँ उपरस ये, उपरस के बाद में है महारस, और सब होते हैं आठ आठ होते हैं ये। ठीक है, इनकी सबकी संख्या कितनी होती है, आठ होती है। तो टोटल रस कितने हो गए साहब, आप आपसे पूछ लीजिए बताओ साहब रसों की संख्या बताओ, तो आठ या 24 रस हो गए। ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो यहां से इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हमें याद रखना है साधारण, उपरस और महारस कैसे याद रखेंगे। देखो भाई एक ट्रिक बताते हैं आपको। चलो कहाँ लिखे ट्रिक, ट्रिक लिख देते हैं यहां पर, आप आपके लिख लेना अलग से। साधु, कपिल और गौरी। नहीं, घर के पर्दे अग्नि पर गिराकर, गिराकर ही मदद मांगी। मैंने पहली ट्रिक बताई है आपको, अभी तक रस शास्त्र में अपन ने ट्रिकों के बारे में बात नहीं की। कई बार अपन क्या करते हैं कि चीजों को याद करने की जगह अपन ट्रिकों को याद करने लग जाते हैं, फिर उनको ट्रिक ट्रिक को याद करने के लिए फिर और ट्रिक बनानी पड़ती है। ठीक है, तो साधु कपिल गौरी ने पर्दे अग्नि पर गिराकर ही मदद मांगी। ठीक है, अब देखो भाई, साधु, साधु बोले तो नौसाधर, साधु बोले तो नौसाधर, कपिल बोले तो कंपीलक, कपिल बोले तो कंपीलक। ठीक है, गौरी बोले तो गौरी पाषाण, गौरी पाषाण या फिर सखिया। ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है क्या, या फिर मैं ब्लैक कलर में लिखूं, सखिया। ठीक है, पर्दे, पर्दे का मतलब होता है कपर्द, कपर्द यानी कौड़ी, होता है ना बच्चे खेलते हैं ना। ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, नहीं दिख रहा ना, चलो मैं ब्लैक से लिख देता हूं। थोड़ा सा ब्राइट कलर है ये इस वजह से।
नौ साधर, कपिल का कंपीलक, गौरी का गौरी पाषाण, ठीक है, या फिर संखिया। पर्दे का है कपर्द, या फिर कौड़ी। अग्नि, अग्नि का है साहब अग्निजार, अग्निजार, अग्निजार बोले तो अंबर। सबसे ज्यादा बच्चे जो फंसते हैं ना, सबसे ज्यादा जो बच्चे फंसते हैं वो फंसते हैं आ, पर्याय में। पर्याय याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। अगला है पर गिराकर, गिराकर का हो गया गिरी सिंदूर, गिरी सिंदूर। अब ही का मतलब हो गया हिंगुल। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। अब लास्ट में ये मदद मांगी है ना, इस मदद मांगी से बनता है मृदार श्रृंग। मृदार श्रृंग, ठीक है। चलो ये चीजें आपको, ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि साधु कपिल गौरी यानी तीन लोग थे। तीन लोगों ने पहले तो पर्दे को अग्नि पर गिराया, फिर मदद मांगी। ठीक है, कौन कौन थे? एक तो साधु था, एक कपिल था, यानी अपन कह सकते हैं कि कपिल नाम का एक साधु था। ठीक है, कपिल नाम का एक साधु था, उसने, कपिल नाम के साधु ने गौरी के साथ मिलकर, यानी साधु कपिल गौरी ने पर्दे अग्नि पर गिराकर ही मदद मांगी। ठीक है, तो साधु का हो गया साहब नौसाधर, साधु नौसाधर, कपिल का कंपिलक, गौरी का गौरी पाषाण, ठीक है, पर्दे का कपर्द, अग्नि का अग्निजार, गिराकर का गिरी सिंदूर, ही का हिंगुल, और मदद मांगी का मृदार संग। याद हुआ कि नहीं हुआ भाई? बोलो भाई, याद हो गया क्या? चलो तो अगली बात करते हैं अपन। तो जगह कम है अपने पास में, तो कहाँ लिखें? चलो ऊपर लिख देते हैं ना। अच्छा, फिर आप लोग, इस चीज से भी दिक्कत आएगी आप लोगों को कि साहब ऐसे कैसे पता लगेगा कि ये जो ट्रिक जो आपने याद रखी है, ये ट्रिक साधारण रस की है, ये कैसे याद रहेगा आपको? भाई ट्रिक तो चलो याद हो जाएगी, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि साहब ये साधारण रस की है, क्योंकि बच्चा एग्जाम में ट्रिक तो याद कर जाता है, लेकिन तीन तरह की ट्रिक है आपकी रसों की। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। यहां पर सा शुरू हो रहा है शुरुआत में, सा से साधारण। ठीक है, इससे आप आइडिया लगा लेना कि ये किसके लिए है, साधारण के लिए है। ठीक है, आपको आंसरों को पहचानना है आपकी एग्जाम में। ठीक है, आपको ये नाम याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये नाम, नीचे के नाम याद नहीं रहे कोई बात नहीं, मत रखो याद, लेकिन आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। आपको आंसर पहचानना आना चाहिए। अगर आप आंसर पहचानना जानते हो
तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलो अगली बात करते हैं साहब। उपरस। तो लिखा है, उस हरि, उस हरि और शीला, उस हरि और शीला का कक्ष आज गैर गंध से कुष्ठ था, या कुष्ठ है, जो भी आप लिखना चाहो, कुष्ठ था या कुष्ठ है। ठीक है। देखो सब पहले तो ट्रिक को याद कर लेते हैं अपन। ठीक है। उस उस पड़ोसी बात कर रहे हैं आपस में। ठीक है। पड़ोस में बात चल रही है, पड़ोसी बात कर रहे हैं बगल के घर के लिए, कह रहे हैं कि अपने पड़ोस में जो हरि रहता है, हरि और शीला जो रहते हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि उस हरि और शीला का कक्ष, कक्ष बोले तो उनका घर, ठीक है, आज गैर गंध से कुष्ठ था। ठीक है। यानी गैर गंध से क्या बोलते हैं, लिप्त था। यानी कहने का मतलब यह है कि उनका जो घर में आज मेहमान आए थे। ठीक है। आगे ट्रिक समझ में। चलो अब अपन इनके बारे में देखते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं एक बार, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो भाई, उसका मतलब हो गया यहां पर उस, किसको बता रहा है, उपरस को बता रहा है। ठीक है। उसे उपरस। ठीक है। तो उस हरि, हरि यानी हड़ताल, और को छोड़ देना। ठीक है। उस हरि हड़ताल, शिला मनहे शिला, का यानी काशीस, कक्ष यानी काक्षी यानी फिटकरी, आज यानी अंजन, गैर यानी गैरिक, गंध यानी गंधक, से को छोड़ देना, कुष्ठ यानी कंकुष्ठ। ठीक है। तो आज हरि और शीला का कक्ष, सॉरी, उस हरि और शीला का कक्ष आज गैर गंध से कुष्ठ था। ठीक है। आप इस आज को यहां से हटाकर आगे भी रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जैसा आप समझना चाहें वैसा आपके लिए सुविधा है। ठीक है। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। उस हरि और शीला का कक्ष आज गैर गंध से कुष्ठ था। ठीक है। उसका मतलब हो गया उपरस। हरि यानी हड़ताल, शीला यानी मनह शिला, का यानी काक्षी काशीस, कक्ष यानी काक्षी, आज यानी अंजन, गैर यानी गैरिक, गंध यानी गंधक, और कुष्ठ यानी कंकुष्ठ। ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया?
चलो आगे चलते हैं। अब बीच में क्या है कि थोड़ा सा महारस के बारे में लिखना है, तो इसको हटा देते हैं अपन। तो एक अभय नाम का लड़का है, कह रहा है मैं अभय। चार पांच दोस्त हैं, मैं अभय। एक उसका उसका साथी है विक्रांत नाम का। मैं अभय विक्रांत, यहां भी शीला आ गई है। मैं अभय विक्रांत शीला, नहीं नहीं वही आएगी, शीला। ठीक है। और विमल, ये चार दोस्त है साहब। मैं अभय विक्रांत, सॉरी पांच है, ठीक है। एक तो मैं हूं, और एक अभय है, एक विक्रांत है। राधे राधे केशव। मैं हूं, एक अभय है, एक विक्रांत है, शीला है और विमल है। ठीक है। कहाँ बैठे हैं साहब? कक्षा में बैठे हुए हैं। कक्षा में, कक्षा में सबसे चपल, यानी सबसे ज्यादा शरारत करते हैं, सबसे चपल व रसक है। ठीक है। कितने दोस्त है साहब? पांच दोस्त है। ठीक है। मैं अभय विक्रांत शीला और विमल कक्षा में, यानी हम जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में हम सबसे ज्यादा चपल है और रसक है। ठीक है। चलो, मैं का मतलब हो गया महारस। तो मैं से आप पहचान लोगे कि साहब ये महारस के बारे में कहा गया है। अभय का मतलब हो गया अभ्रक। विक्रांत का मतलब विक्रांत हो जाएगा। विक्रांत का मतलब विक्रांत हो जाएगा। शीला का मतलब शिला जतु हो जाएगा। शिला, शीला का मतलब शिला जतु हो जाएगा। और विमल का मतलब विमल हो जाएगा। और यहां पर आ गया साहब कक्षा, तो कक्षा का हो जाएगा माक्षिक। और सबसे का मतलब हो जाएगा सस्यक। और चपल का चपल, और रसक का रसक लास्ट में ऐसे कैसे ही लिख दिया है। ठीक है। तो देखो भाई, बातचीत कर रहे हैं, पांच दोस्त बैठे हैं। एक तो मैं हूं, और अभय है, विक्रांत है, शीला है और विमल है। ये कह रहे हैं कि साहब हम कक्षा में सबसे ज्यादा चपल है और रसक है। ठीक है। तो मैं से महारस, अभय से अब्रक, विक्रांत से विक्रांत, शीला से शिलाजतु, और को छोड़ देना, विमल से विमल, कक्षा से माक्षिक, माक्षिक कक्षा, सबसे का शस्यक, और चपल और रसक है। ठीक है। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साधारण रस से शुरुआत करते हैं।
थोड़ा सा पढ़ने का जो तरीका है ना, हाँ, आपको ये बेसिक चीजें तो याद होनी चाहिए ना। पहले तो आपको संख्या याद होनी चाहिए कि रस कितने होते हैं। रस होते हैं 24। साधारण रस कितने होते हैं, महारस कितने होते हैं, उपरस कितने होते हैं, इनकी संख्या याद होनी चाहिए कि ये सब 8-8 होते हैं। ठीक है। फिर आपको तीसरे नंबर पर आपको ये याद होना चाहिए कि साधारण रस में कौन कौन से आते हैं, उनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है। इसलिए ट्रिक बताए, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है। ठीक है। अगर मान लो सिंपल क्वेश्चन बनाना है उसको इन रसों में से, तो सिंपल क्वेश्चन तो ये वाला ही बनता है। ठीक है। अंदर से पूछेगा तो वो हार्ड क्वेश्चन बनेगा ना। तो सिंपल क्वेश्चन में तो अपन को पहले ये तो पता होना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम में सारे ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी तो पूछे जाते हैं। एग्जाम में 50% सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सिंपल चीजों को पढ़ने की जगह अपन हार्ड चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। तो हार्ड चीजों की वजह से क्या होता है, फिर अपना नुकसान हो जाता है। ठीक है। तो कल से मैंने मैसेज कर दिया है आप लोगों के पास में, सबके पास मैसेज पहुंच गया होगा। और मैंने जो अपनी जो बैच फीस जो मैंने बता रखी थी, बैच फीस 3,500 रुपये और नोट्स की फीस 1,000 रुपये। ये पहले 4,500 रुपये हो रहे थे। इस 4,500 रुपये में मैंने आपको, अगर आप दोनों पैकेज अगर एक साथ लेते हो, तो मैंने आपको 500 रुपये का डिस्काउंट और कर दिया है। कल बता दिया था आपको 4,000 रुपये का डिस्काउंट मैंने कर दिया है। ठीक है। जिन बच्चों को नोट्स नहीं चाहिए, जिन बच्चों को नोट्स नहीं चाहिए उन्हें केवल बैच लेना है, तो बैच लेने के लिए उनको 3,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है। तो कल से उन्हीं बच्चों को क्लास शो होगी, उन्हीं के पास में नोटिफिकेशन जाएगा, और पुरानी क्लास जितनी भी हुई है उन्हीं बच्चों को दिखाई देगी जो बच्चे फीस देंगे। ठीक है। तो मैं पिछले कई दिनों से कहता आ रहा हूँ। ठीक है। 7-8 दिन हो गए मुझे बोलते हुए, और आप लोगों ने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई है। तो अपनी अपनी फीस की व्यवस्था कर लें और फीस जमा करवा दें। ठीक है। क्योंकि ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स है, ये अभी करीब 8-10 बच्चों के पास में भेज दिए मैंने। ये नोट्स है ना, ये वाले नोट्स, ये वाले नोट्स मैंने आप लोगों के लिए खुद मैंने बनाए हैं। ठीक है। कहीं से कॉपी नहीं किए हैं, आपकी बुकों में से ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है। तो इन नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और ये सब आपके लिए मैंने किया है। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आप लोग ईमानदारी से अपना जो पेमेंट है वो जमा करवा दें। क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप लोगों से नहीं बोलते हैं तब तक क्या है कि आप लोग बातों को नहीं मानते हैं। इसलिए आप लोगों से आज मैंने बोल दिया है, हालांकि मैंने कल भी बोला था। तो आप लोग क्या है कि आप अपनी अपनी फीस जमा करवा दें, और फीस जमा करवाने से पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, और मैं आपको क्यूआर कोड भेज दूंगा। ठीक है। तो कल 8 बजे तक का इंतजार करूंगा मैं, 7 बजे तक का शाम को। 7 बजे बाद में जिन बच्चों का पेमेंट नहीं आएगा उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग अपना जो पेमेंट है उसकी व्यवस्था जरूर कर लेंगे। ठीक है। तो पढ़ाने में भी मेहनत लगती है, और नोट्स बनाने में भी मेहनत लगती है। अभी भी नोट्स बन ही रहे हैं आप लोगों के। चलो तो शुरू करते हैं साधारण रस से। साधारण रस 8 होते हैं। ठीक है।
तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कंपीलक के बारे में। तो इसमें बोर्ड पे समझाने जैसा कुछ नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ठीक है। चलो, सारी चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, मैंने 50% चीजें तो वैसे ही इसमें से हटा दी है, ठीक है। तो 50% चीजें ही आपको पढ़नी है, क्योंकि जहां से क्वेश्चन बनता है वही चीजें मैंने आपके नोट्स में डाली है। बाकी की सारी चीजें, फालतू चीजें मैंने हटा दी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन पढ़ाई तो करते हैं और अपन मेहनत भी करते हैं, लेकिन अपन जो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं वो ऐसी चीजों में कर देते हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ठीक है। तो केवल उन्हीं चीजों को पढ़ो जो आपके नोट्स के अंदर दे रखी है, ठीक है। नोट्स आप लोग मंगवा भी सकते हो घर पे, और अगर आपको नहीं मंगवाना, आपका कोई आर्थिक समस्या है, तो आप डायरेक्ट मोबाइल से फ्री में पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्री में पढ़ने का कोई चांस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है मोबाइल से, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं अपन। कंपीलक। कंपीलक के पर्याय दे रखे हैं यहां पर: कबीला, कर्कश, चंद्र, लोहितांग और रेकी, ठीक है। ये पर्याय आपको याद रखने हैं, और शुरुआत के 3 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। हालांकि जितने दे रखे हैं वो सब मैंने लिखे हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 3 तो आपको याद होने चाहिए। जैसे कबीला, कबीला ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, तो कबीला कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कबीला, कर्कश, चंद्र, लोहितांग और रेकी। सामान्य परिचय दे रखा है। देखो, कबीला के बारे में, सॉरी, कंपीलक के बारे में अपन ये सोचते हैं कि साव ये धातु है, लेकिन ये धातु नहीं है। ये सौराष्ट्र देश, यानी सौराष्ट्र यानी गुजरात में सौराष्ट्र पड़ता है, सौराष्ट्र में एक एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष का फल रज है, यानी उसका क्या है, फल रज है, ठीक है। इसकी औषधीय मात्रा, औषधीय मात्रा इसकी 3 से 6 रत्ती लेनी है, ठीक है। 3 रत्ती का, 1 रत्ती का मतलब होता है 125 मिलीग्राम, ठीक है। 1 रत्ती का मतलब होता है 125 मिलीग्राम। तो 3 से 6 रत्ती इसकी मात्रा लेनी है, और इसका उपयोग ये क्या करता है, ये विरेचन कराता है, ठीक है। क्या करता है, ये विरेचन कराता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक से? मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या आप लोगों को? बोलो भाई। कोई एक रिप्लाई करो, मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? चलो, तो ये क्या कराता है, विरेचन कराता है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ इस पर, ये इसके उपयोग दे रखे नीचे। विबंध है, ये निबंध नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये विबंध है, ठीक है। विबंध यानी कब्ज में काम करता है ये, ठीक है। और अर्श, तो अर्श रोग क्यों होता है, कौन बताएगा? अर्श रोग का मुख्य कारण क्या है? आप में से कौन बताएगा अर्श रोग का मुख्य कारण क्या है? चलो, क्वेश्चन आ गया एक। अर्श रोग का मुख्य कारण क्या है? आटोप, विबंध, अपाचन, और एक ऑप्शन और है आपका, उपरोक्त सभी। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। चलो, सुशील ने आंसर दिया है विबंध, और बताओ भाई, और भी बोलो। चलो, अच्छी बात है, आप लोगों को जानकारी है इसके बारे में, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये विरेचन कराता है, यानी जिन लोगों को विबंध हो जाता है तो विबंध से आगे चलकर अर्श भी होता है, ठीक है। और ये कृमिगन, यानी पेट में जो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं उनको भी मारने का काम करता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मुख्य रूप से यह है मल से संबंधित कार्य कर रहा है, ठीक है। तो कंपीलक जो होता है उसका जो पर्याय जो होते हैं, कबीला, कर्कश, चंद्र, ये शुरू के आपको 3 तो याद रखने ही रखने हैं। फल का रज है ये, ठीक है। क्या है ये? फल का रज है।
और विरेचन कराता है। और किस में यूज करते हैं इसको? विबंध में, अर्स में और कृमिग्न में इसका यूज होता है। अगला है आपका गौरी पाषाण। ठीक है, गौरी पाषाण बोले तो सखिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका पर्याय सखिया आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कम से कम सखिया तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है कि एग्जामिनर गौरी पाषाण की जगह सखिया लिख देगा। ठीक है, तो इसके पर्याय दे रखे हैं विकट, पीत, हत चूर्णक, शंख मूस, दारू मूस और संबल। ठीक है, इसके भेद इंपॉर्टेंट है। इसके भेद होते हैं तीन। ठीक है, कंपीलक के कितने भेद, सॉरी गौरी पाषाण के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक तो होता है स्फटिकाव। स्फटिकाव का मतलब होता है, स्फटिक का मतलब होता है फिटकरी। ठीक है, तो फिटकरी के जैसा होता है, ये श्रेष्ठ होता है। ठीक है, यानी ये प्रधान होता है। और एक होता है शंखाव और एक होता है हरिद्राव। ठीक है, शंख के जैसा होता है। और हरिद्राव, हरिद्राव यानी ये पीत कलर का होता है, पीता पीला होता है। ठीक है, इसका शोधन किससे करेंगे? करेला के रस से करेंगे इसका शोधन। यानी दोला यंत्र, यानी वो मटकी जो हमने ली थी स्टार्टिंग में, शुरुआत में अपन ने दोला यंत्र के बारे में ही पढ़ा था। तो एक मटका अपन ने लिया था, उसके अंदर छेद करके लोहे की सलाखा डाल दी थी, और बीच में अपन ने एक पोटली जो है उसमें लटका दी थी। ठीक है, तो इस तरह से हमें गौरी पाषाण का क्या करना है? शोधन करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि इसको किससे करते हैं? करेला के रस से करते हैं। इसकी औषधीय मात्रा इतनी आवश्यक नहीं है। ठीक है, फिर भी आप लोग इसको याद रखना। और इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग करते हैं साहब संधिवात में। ठीक है, किस में करते हैं? संधिवात में। ठीक है, यानी जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। एक करते हैं यक्ष्मा। यक्ष्मा कौन सा रोग होता है भाई? कौन बताएगा? यक्ष्मा कौन सा रोग होता है? यक्ष्मा कौन सा रोग होता है? बताओ भाई। यक्ष्मा कौन सा रोग होता है? अगर नहीं पता तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर नहीं पता। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, टीबी होता है। ठीक है, तपेदिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तपेदिक बोल दो, ट्यूबरक्लोसिस बोल दो, या राजक्षमा भी बोलते हो। ठीक है, तो ये किस में काम करता है? एक तो जोड़ों के दर्द में काम करता है। ठीक है, एक टीबी में काम करता है, यक्ष्मा में यानी राजक्षमा में काम करता है, विषम ज्वर में काम करता है, जीर्ण पांडु, पांडु का मतलब होता है खून की कमी। ठीक है, जीर्ण पांडु से आगे चलकर कामला की उत्पत्ति होती है, जॉन्डिस यानी पीलिया की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर श्वास और सोथ रोग में यह कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें से आपको शुरू के दो तीन तो आपको याद होने चाहिए। अगला है साहब नौसाधर। नौसाधर बोले तो नवसाधर। ठीक है, तो नव सादर में आपको ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चूली का लवण, विड लवण और किट्ट छार, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं पर्याय। ठीक है, अच्छा इसकी प्राप्ति कहाँ से हो रही है? तो प्राप्ति है यहाँ के, एक करीर नाम का द्रव्य होता है, औषधि होती है, करीर और पीलू नाम की औषधि होती है, इससे प्राप्त, इसकी लकड़ी से प्राप्त हो रहा है, ईंट के भट्टे से प्राप्त हो रहा है, और मानव और सुअर की विष्ठा से यह प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? उपयोग है इसका अग्नि दीपक होता है। ठीक है, यानी जठर अग्नि को बढ़ाने का कार्य करता है। और भुक्त मांस यानी खाए हुए मांस को पचाने का कार्य, अब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो खाए हुए मांस को पचा देगी अगर अग्नि बढ़ जाएगी, तो जठर अग्नि बढ़, और कफ निस्सार यानी कफ को निकालने वाला यह होता है। ठीक है, कौन? नौसादर। अगली बात करते हैं कपर्द। कपर्द यानी कौड़ी, ये आपने देखी होगी, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, इससे बच्चे खेलते भी हैं। कपर्द या कौड़ी यानी बाल क्रीडनक। ठीक है, या चर चराचर बराटी का। ठीक है, तो श्रेष्ठ कपर्द कौन सी होती है? ये क्वेश्चन बनता है यहां से। 1.5 निष्क भार वाली जो कपर्द जो होती है वह श्रेष्ठ होती है। ठीक है, इसका शोधन कैसे कर रहे हैं साहब? कांजी से इसका शोधन करते हैं।
किससे कर रहे हैं इसका शोधन? कांजी से करते हैं, उसी दोला यंत्र विधि से कर रहे हैं। ठीक है, एक याम का मतलब होता है 3 घंटे तक इसका शोधन करेंगे। ठीक है, या फिर किससे करेंगे? नींबू के रस से करेंगे, या कुलथ यानी कुल्थी की जो दाल होती है उसका बना हुआ जो काढ़ा जो होता है उससे करते हैं। ठीक है, कुलथ क्वाथ से करेंगे। ठीक है, अच्छा, मारण किससे करेंगे? इसका मारण यानी इसकी पहले तो इसका शोधन करेंगे, यानी साफ कर लेंगे पहले तो इसको, फिर इसकी भस्म बनाएंगे। तो गजपुट देने से, ठीक है, शराब संपुट करके, यानी जो दो सकोरे थे मिट्टी के सकोरे उनको आपस में जोड़ लिया। ठीक है, और चारों तरफ उसको मुल्तानी मिट्टी लगाकर कपड़े से बांधकर उसको गजपुट दे दिया हमने। ठीक है, तो उसको देने से क्या होता है? भस्म बन जाती है, यानी मारण हो जाता है। इसका उपयोग के बारे में दे रखा है सब परिणाम सूल। ठीक है, तो पेट दर्द होता है एक प्रकार का, और क्षय रोग। अगला है अग्निजार। अग्निजार बोले तो अंबर। ठीक है, अम्बेरिस इसका है नाम। इसको इसके पर्याय हैं सिंधु फला और सिंधु प्लव, एक जैसे हैं। ठीक है, और अर्णवोद्भव। ठीक है, क्या है अर्णवोद्भव? यह अग्नि नक्र नामक समुद्री जीव का गर्भकोश है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से चीज पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, इसमें शोधन मारण की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी जो मात्रा जो ली जाती है बहुत कम मात्रा ली जाती है, 1/4 रत्ती से आधा रत्ती इसकी मात्रा ली जाती है। ठीक है, इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग करते हैं साहब धनुर्वात में, यानी टिटनेस में इसका उपयोग करते हैं, वात व्याधि में इसका उपयोग करते हैं, और मेदहर यानी जो मोटे लोग होते हैं, स्थौल्य जो जिनके होता है, मोटापा जिनके ज्यादा होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और यह त्रिदोष का समन करने वाली होती है। देखो, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि साहब रटने वाली चीजें आ गई, तो रटने वाली जो ये चीजें हैं ना, ये केवल इतनी सी है। ठीक है, ये दो रस दे रखे हैं, रत्न दे रखे हैं, उपरत्न दे रखे हैं, विष दे रखे हैं, और लोह दे रखे हैं। यही ये केवल रटने वाली चीजें, और इन रटने वाली चीजों में से 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो बाकी चीजें तो सारी समझने की है ना, इसलिए तो मैं बैठ गया हूं, क्योंकि चीजें बोर्ड पर बताने वाली तो है नहीं है, आपको डायरेक्ट ये चीज बताने वाली है कि साहब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अगर समझाने वाली चीज होती तो मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा होता भाई। चलो अगली बात करते हैं गिरी सिंदूर। गिरी सिंदूर क्या है? रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी। तो इसका अलग अलग नाम है साहब, गणेश भूषण भी बोलते हैं, नागार्जुन भी बोलते हैं, नाग रेणुक भी बोलते हैं, महिला बाल भूषण भी बोलते हैं, और रक्त रेणु भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका केवल बाहरी उपयोग होता है। गिरी सिंदूर यानी रेड ऑक्साइड अपन लेके आते हैं तो अपन करते हैं ना, लोहे के ऊपर करते हैं, रेड ऑक्साइड लाल लाल सा होता है। ठीक है, तो बाहरी उपयोग है, त्वचा पर व्रण रोपक करता है ये। ठीक है, व्रण का रोपण करता है, यानी कोई घाव हो जाता है उसको हील करने का काम करता है, यानी मलहम में उपयोगी यह होता है। अगला है साहब हिंगुल। अब हिंगुल जो होता है ये काम की चीज है। हिंगुल के बारे में मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। हिंगुल जो होता है पारद और गंधक का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो पारद की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, लगभग 85% पारद इसके अंदर पाया जाता है, और बाकी का जो 10, 12, 13% जो होता है वो क्या होता है? गंधक होता है। ठीक है, तो पारद और गंधक से मिलकर बना होता है कौन? हिंगुल। तो इसके पर्याय दे रखे हैं, एक तो दे रखा है सिंगरक, ऊपर ही ऊपर लिखा है। ठीक है, बरवर, रक्त भी बोलते हैं, रस गर्भ भी बोलते हैं, मलेच्छ भी बोलते हैं, सुरंग, चित्रांग, चूर्ण, पारद, रस स्थान, कपि शीर्षक, और रंजन। देखो कई सारे दे रखे हैं इसके। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि यह हिंगुल जो होता है पारद और गंधक का बना हुआ रहता है, सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें पारद पाया जाता है। ठीक है, चलो, कृत्रिम हिंगुल को 42 भाग पारद और 8 भाग मिश्रित करके मृदंग यंत्र से प्राप्त करते हैं। खनिज हिंगुल के 2 भेद होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो हिंगुल जो होता है वो 2 भेदों में प्राप्त होता है, एक होता है शुक्रतुंड, दूसरा होता है हंसपाद। ठीक है, शुक्रतुंड जो होता है वह पीत वर्ण यानी पीले कलर का, उसके गुण अल्प होते हैं, और हंसपाद जो होता है, हंस कैसा होता है? सफेद होता है हंस। ठीक है, और हंस के गुण उत्तम होते हैं। आगे थोड़ी सी बात लिखी हुई है कि आचार्य माधव ने, इस ये नोट लिखा है ना, नोट में से क्वेश्चन बनते हैं। आचार्य माधव ने खनिज हिंगुल का एक और भेद बताया है, चरमार हिंगुल।
ठीक है, यानी कृष्ण वर्ण का होता है। जबकि आचार्य बागभट्ट और यशोधर भट्ट ने शुक्रतुंड और चरमार को एक ही माना है। इनका शोधन कैसे करेंगे साहब, हिंगुल का शोधन कैसे करेंगे? आद्रक स्वरस में करेंगे, यानी अदरक के स्वरस में लकुच के स्वरस की 7 भावना देने से यह शुद्ध हो जाता है। ठीक है, औषधीय मात्रा इसकी आधा से 1 रत्ती आपको लेनी है। और उपयोग जो होता है इसका रसायन में उपयोग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रसायन होता है। ठीक है, कुष्ठ का नाशक नाश करता है। और प्रमेह, ज्वर और अरुचि में इसका उपयोग। देखो, एग्जामिनर जो होता है वो आपसे इस तरह के सवाल नहीं करे, क्योंकि ये जो चीजें आपसे पूछी जा रही है इनमें से सेलेक्टेड चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपसे रोगों के बारे में वो पूछेगा। ठीक है, रोगों के बारे में पूछने का कम कम चांस रहता है, ज्यादा चांस है। कई बार कोई होता है कि चलो मेरे को तो कठिन सवाल पूछना है, तो वो रोगों के बारे में भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो रटने वाली चीजें हैं, आप लोग इन चीजों को एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ लेना, ताकि ताजा ताजा याद रहेगा आपको। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं मुर्दा शंख की। लेड ऑक्साइड या लिथराज, मृदार श्रृंग, इसे शुद्र शंखक या बोदार श्रृंगक कहते हैं। यह गुजरात की आबू की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। और यह किस में यूज आता है, मेकअप बनाने में यूज आता है, मतलब नाट्य कला में पात्रों के सौंदर्य प्रसाधन में काम आता है। ठीक है, कौन, मृदार श्रृंग। ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर में ज्यादा यूज लेते हैं इसका। 2 भेद होते हैं इसके, खनिज और कृत्रिम, काम के नहीं है। शोधन कैसे कर रहे हैं इसका, मृदार श्रृंग को के चूर्ण को 15 दिन शुद्ध जल से मर्दन करने से यह शुद्ध हो जाता है। और इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, बाहरी उपयोग कर रहे हैं, यानी बालों को रंगने में इसका उपयोग करते हैं, यानी त्वचा पर उपयोग करते हैं और बालों को रंगने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साहब साधारण रस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कुछ कुछ चीजें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और कुछ चीजें जो कि रटने की है, तो वो रटने, अब जैसे पर्याय है तो पर्याय में आपको क्या समझाए बताओ। ठीक है, आप खुद इस चीज को जानते हो कि पर्याय में समझाने वाली चीजें नहीं है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझने लायक नहीं है, वो रटने लायक है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में कुछ एक चीजें आपको जरूर मिलेगी, 5 से 10% जो रटने वाली होती है। ठीक है, तो जो पेपर बनाने वाला है ना, उसको भी ये चीजें याद नहीं होंगी, इसके ये कहाँ से कहाँ, हाँ स्पेशल चीज जो होती है वह सबको याद रहती है। ठीक है, चलो ये आपकी आज चौथी क्लास थी। बेटा एग्जाम का तो अभी देखो कोई पता नहीं है, बाकी मैं कल की क्लास में आपको पता करके बताता हूँ। ठीक है ना, कल मैं आपको पता करके बताता हूँ। वैसे बता रहे हैं कि भाई अब मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकती है एग्जाम। ठीक है, बाकी देखो अंदर की न्यूज़ है, कोशिश करेंगे पता करने की। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार रिपीट करो। ठीक है, बाकी की बात अपन कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।